Okay, so Vandana, let me congratulate you for getting selected in the most prestigious job, Uttar Pradesh Polytechnic lecturer job. Thank you so much, sir. And Vandana, I must also thank you. आपने time दिया for such interaction. And ये जो interaction है Vandana, this is very very important for students because they learn many things from people like you. जिन्होंने लाइफ में स्ट्रगल किया होता है, मेहनत करते हैं और जब उनको कुछ मिल जाता है तो दे हैव मेनी थिंग्स टू टेल अदर्स आल्सो कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स आई, कहाँ पे हमने गलतियां की, कहाँ पे हमने फिर एफर्ट लगाया, तो वो सारी चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो वंदना, आई स्टार्ट विद यू फर्स्ट। आप अपना बैकग्राउंड हमें थोड़ा सा बताएं, आप कहाँ से आती हैं, कहाँ से, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया यू आर, एंड उसके बाद आपने ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से किया और उसके बाद आप क्या कर रही थी टिल टुडे? Sir, basically I belong to Muzaffarnagar district in Uttar Pradesh and basic education मेरी यहीं से रही है, यूपी बोर्ड से 10th 12th, एंड उसके बाद मैंने दिल्ली मूव किया, वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी से रामजीस कॉलेज में फिजिक्स ऑनर्स किया ग्रेजुएशन। देन मैंने मास्टर्स किया है सीसीएस यूनिवर्सिटी से। बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज आई जस्ट हैड टू मूव फ्रॉम दिल्ली टू माय होम टाउन। तो वो 2 साल थोड़े मेरे लिए डिप्रेसिंग थे कि विद हेल्थ इश्यूज आई वाज डूइंग मास्टर्स। बट मास्टर्स होते होते मुझे ये था कि हाँ, जब मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया तो मुझे एक मोटिवेशन आया कि मैं हायर स्टडीज में जाऊंगी। तो फिर मैंने वही एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया। तो आईआईटी बीएचयू से फिर मैंने पीएचडी किया है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। और पीएचडी अभी मेरा अप्रैल में ही खत्म हुआ है, अभी मुझे डिग्री अवार्ड हुई थी 10th अप्रैल को। और फिर उसके बाद बस आई वाज वेटिंग फॉर एनी गुड अपॉर्चुनिटी एज टेक्निक फील्ड ओनली। तो ये एग्जाम मैंने 22 मार्च को हमारा रिटर्न था। तो लकीली आई गॉट सेलेक्टेड, आई गॉट द कॉल फॉर इंटरव्यू। और इंटरव्यू मेरा 4 जून को था एंड लकीली आई वाज एबल टू मेक इट दिस टाइम। सो दिस इज यू आर फ्रॉम फिजिक्स बैकग्राउंड, राइट? यस सर। और आपको पीएचडी मिल चुका है? यस सर, पीएचडी। So am I talking to Dr. Vandana? That's great. So let's then proceed and I address you Dr. Vandana only now. So Dr. Vandana, ये बताइए आपका ये जितनी भी जर्नी रही थी इसमें तो you must have faced many obstacles. जैसे आपने पहले बीएससी किया, फिर आपने एमएससी किया, तो बहुत बार ऐसा लगा होगा आपको कि अब आप कोई जॉब पकड़ लें, कुछ कर लें, आपके साथ के फ्रेंड्स जॉब वगैरह कर रहे होंगे। पीएचडी इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एक्चुअली, और लॉन्ग प्रोसेस है और इरिटेटिंग भी है sometimes when things do not work your way which normally don't work, so it must be very irritating experience also for you. So please share those kind of things also with us, and also for those students जो करना चाहते हैं, टीचिंग में जाना चाहते हैं, पीएचडी भी करना चाहते हैं, उनको लोग डराते हैं पीएचडी तो बहुत ही भयंकर है और इट इज वेरी डिफिकल्ट जर्नी, सो व्हाट यू आर टू टेल टू सच स्टूडेंट्स? सर, सबसे पहला एक फ्लक्चुएशन आता है ग्रेजुएशन के बाद, उसके बाद एक आता है जॉब का जो प्रेशर होता है कि ग्रेजुएट हो गए हो अब क्या। तो उसके बाद एक वो स्विच की तुम मास्टर्स में जाओगे, ये मास्टर्स में जाने का मतलब है कि आप हायर स्टडीज में जा रहे हो फिर। तो वो एक जंप मेरे लिए था कि अभी मैं क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे फैमिलीज ने भी कि यूपीएससी प्रिपेयर कर लो, ये कर लो, लेकिन हाँ वहां पर उस समय मुझे ये चीज समझ में आ गई थी कि मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड है, मैं जाऊंगी तो टीचिंग में। तो इसीलिए मैं फिर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई कि एसएससी की कोचिंग करो, ये करो, बहुत सारे ऑप्शन सब बताते थे। तो फिर मैंने एकदम ब्लाइंडली कि चाहे मुझे अपने होम टाउन से ही करनी पड़ रही है पर मैं मास्टर्स में अच्छा करूंगी, तो मैंने फिर घर पर ही मास्टर्स किया और यहीं पर रह के अच्छे से सारी बुक्स को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया कि नेट के लेवल तक मुझे ले जानी है अपनी तैयारी। और वहां पर फिर मैं जब मैंने टॉप किया तो फिर मुझे उसके बाद एक पुश मिला कि ठीक है अभी फिर पीएचडी के लिए जाती हूँ। फिर पीएचडी के इंटरव्यूज, वो एक बहुत बड़ी चैलेंज था कि इंटरव्यूज होने हैं, कैसे होंगे, क्योंकि एक होता है ना कि आपने मास्टर्स बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से नहीं किया है तो आप समहाउ यू फील लिटिल लेस कॉन्फिडेंट देन एनी अदर कैंडिडेट। तो वहां पर वो एक जो था उसने भी मुझे काफी मोटिवेट किया कि हाँ ठीक है, अगर मैं आईआईटी में जा सकती हूँ पीएचडी के लिए, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो अब मैं टीचिंग में ही, जो मेरी रिसर्च और टीचिंग दोनों स्किल्स मेरे ठीक थे, पर टीचिंग हैज ऑलवेज बीन द मोर ग्रेटर पार्ट। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि अब मैं हायर एजुकेशन में ही जाऊंगी, तो उसी के लिए प्रिपेयर कर रही थी। और ड्यूरिंग पीएचडी बस यही होता है कि आपकी एज होती रहती है और आप प्रेशर हर तरीके से होता है, बीइंग अ फीमेल ऑल्सो की चीजें बहुत चीजें होती हैं, आप समझते हैं। तो हाँ, लेकिन मुझे ये था कि हाँ ठीक है, अच्छा अपनी चॉइस का काम कर रहे हो, अपने मन का काम कर रहे हो, तो लेट्स जस्ट कंटिन्यू इट।
तो फिर चीजें होती चली गई। अच्छा, ऐसा भी होता होगा कि बीच में घर वालों के साथ कंट्राडिक्शन हो जाती है, जैसे इवन इवन मेल जो बॉयज पीएचडी करते हैं उनके साथ भी हो जाती है घर वालों की, या कितना पड़ेगा करके, तो यू आर गर्ल्स, सो वो चीज भी होती होगी जब वो बोलते होंगे कि कितना पढ़ोगे और क्या करना चाहते हो एंड ऑल दिस थिंग्स, ऐसी सिचुएशन भी आती वो होंगी। तो होता ही है, वो तो ये हर उसके बाद की 1 साल हो गया 2 साल हो गया, क्योंकि जिन्हें नहीं आती है चीजें समझ में, जो फील्ड से नहीं रहते हैं, वो आसपास के लोग सब यही सोचते हैं कि बाकी इनकी तो लग गई जॉब, वो तो गवर्नमेंट जॉब लग गया है, वो ये हो गया है, आप क्या कर रहे हो, ये कर क्या रही है, आपकी बेटी कर क्या रही है, ऐसा भी क्या है। तो वो पीएचडी रिसर्च स्कॉलर वो टर्म्स उनको तो नहीं समझ आती है। तो पर फिर ठीक है कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था मेरी आईआईटी का, कि मुझे पता था कि यहाँ पर चीजें समझने वाले लोग यहाँ पर हैं, मैं करती हूँ, ये फिनिश करती हूँ, फिर उसके बाद एक डिग्री जब ऐड हो जाती है तो somehow मुझे ये पता था कि अब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर कहीं से भी स्टार्ट करना होगा तो वो प्लेटफॉर्म अच्छा ही होगा। तो ये करके भी मैंने फिर अपना फोकस मेंटेन किया था। गुड। सो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा डॉक्टर वंदना, वो ये है कि फॉर दिस जॉब बीटेक वाज क्वालिफिकेशन, एमटेक वाले भी जा रहे हैं, एंड नाउ यू आर पीएचडी, एंड वी नो कि बीटेक एमटेक या बीएससी एमएससी और करना में जितना टाइम लगता है उससे कई बार ज्यादा पीएचडी में ही लग जाता है। तो आपका क्वालिफिकेशन बीटेक या बीएससी एमएससी के बच्चे के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल है, एंड यू आर गोइंग इनटू द सेम प्रोफाइल, हाउ इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर यू? आई मीन दैट आई नो, मतलब आपको प्रमोशन मिलेगा, फ्यूचर में ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत ज्यादा होने वाला है, बिकॉज जब स्टार्टिंग करते हैं रिस्पेक्ट है, कोई भी आदमी को आपको देखने का, बात करने का, वो नजरिया चेंज होता है, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके स्टूडेंट्स तक का सबका नजरिया चेंज होता है कि द काइंड ऑफ नॉलेज यू हैव एक्वायर्ड एंड द काइंड ऑफ एफर्ट एंड पर्सन यू आर देन। बट आपको कैसा लग रहा है, यू आर ज्वाइनिंग द जॉब विच इवन ग्रेजुएट बीएससी एमएससी एंड बीटेक आर आल्सो ज्वाइनिंग, आपको कैसा लग रहा है? सर मुझे ऐसा लग रहा है, एक तो ये टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई पोजीशंस हैं, तो यहाँ पर जरूरत तो है एक रिसर्च एप्टीट्यूड की भी, फिर टीचिंग कि जो आप लैब प्रोवाइड कराओगे अपने स्टूडेंट्स को, और जो भी मैंने अपनी आईआईटी के दौरान मैंने लैब्स ली हैं, मैंने टीचिंग एज ए टीचिंग असिस्टेंट काम किया था अपने गाइड के साथ, तो दोनों ही चीजें चाहिए होती है कि इस लेवल पर आप उनको रिसर्च के लिए मोटिवेट कर सकते हो, कि वो टीचिंग आप उनको एक ऐसा बैकग्राउंड कि आप, एक तो मैं साइंसेस से रही हूँ, प्योर साइंसेस, तो विद टेक्निकल एजुकेशन मैं उनको एक वो साइंस टच जो होता है वो भी उनको प्रोवाइड कर सकती हूँ, सो दैट दे कैन मोटिवेट फॉर देयर पीएचडी आल्सो, कि दे आल्सो कैन प्लान इफ दे वांट टू गो इन हायर स्टडीज, हायर रिसर्च एरियाज। तो वो चीजें मुझे डेफिनेटली, मैंने ये चीज इंटरव्यू में भी बोली थी कि रिसर्च स्किल्स भी जरूरी है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि इंडिया में जो रिसर्च का जो एरिया माना जाता है वो ये माना जा रहा है कि अभी बहुत प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहे हैं। तो अगर ये जो इस लेवल पर जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको स्टार्टिंग से ये एप्टीट्यूड डेवलप करा दिया जाए तो उनके लिए भी वो हेल्पफुल होगा, और अपनी नेशन बिल्डिंग में भी फुल हेल्प फॉर श्योर। Okay, that's wonderful. Okay, now I come to interview part which you had. So please share with us कि किस तरीके से चला था आपका इंटरव्यू, when you entered there and when they started asking questions. Many students will be interested कि उन आपको क्वेश्चन क्या पूछे गए थे and क्या क्या उस तरीके से how they proceed forward, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। सर अराउंड 25 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला था। तो जो मेरे से पहले कैंडिडेट आए थे, जब वो बाहर आए तो उन्होंने एकदम से बोला कि इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, मतलब काफी गड़बड़ कर रहे हैं। तो मैं एकदम बहुत नर्वस हो गई थी कि एक होता है ना कि आप वेट कर रहे हो 15 मिनट से किसी कैंडिडेट का कि ये बाहर आएगा, आप अंदर जाओगे, वो एकदम से आके बस बेस्ट ऑफ लक बोल के, और थोड़ा एकदम ऐसे नर्वस हो गई थी मैं कि अरे कि शायद ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ही बंदे बैठे हुए हैं, और ये नहीं सोचा मैंने कि इलेक्ट्रॉनिक्स तेरी तो ठीक है ना, इसकी थोड़ी वो हो सकती है, तेरा ठीक है। पर लेकिन वो साथ में जो मुझे लेकर के आए थे उस रूम तक, तो फिर उन्होंने ये चीज सुन लिया था, तो वो बोले कि सबका अलग होता है इंटरव्यू, बस उन्होंने एक लाइन बोली सबका अलग होता है इंटरव्यू। फिर मैंने वो भी सुनी, फिर जितना वो एंट्री वाला टाइम था मैंने अपने आप को काम किया कि ठीक है, अलग सबका एक्सपीरियंस अलग होगा, ऐसे ये मत सोचो कि वो रिपीट होंगे क्वेश्चंस, जस्ट एंटर। फिर अंदर जाके अच्छे से फिर उनको मैंने ग्रीट किया कि गुड आफ्टरनून, जो भी सब तीनों को अच्छे से किया। फिर उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला। फिर वही कि अपने बारे में बताइए, आप पीएचडी हैं, आप 2015 में आपने मास्टर्स किया है, उसके बाद से आप क्या कर रही हैं। तो मैंने अपना बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया सब चीजें कि अभी डिग्री अवार्ड हुई है। फिर चेयरमैन सर थे, वो आराम से एकदम वो रिलैक्स्ड हो गए कि जैसे आज उन्होंने बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है।
फिर उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि वंदना, जैसे आप देख रहे हो कि भारत में, हमारी सोसाइटी में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, ऐसा माना जाता है। आप अपने विचार, काफी पिछड़ी हुई चीज कंसिडर की जाती है महिलाओं के संदर्भ में, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? तो फिर मुझे ऐसे लगा कि ये तो मेरी एक्सपर्टीज आ गई, अब तो मैं इस पे बोलूंगी अच्छे से। अभी तो बाद में देखेंगे, पहले इसको अच्छे से बता देते हैं। फिर वो मैंने बहुत अच्छे से, बहुत काफी देर तक डिस्कस किया ठीक से। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन यही पूछा कि हमारी जो जितनी भी स्पिरिचुअल टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें भी महिलाओं को काफी ऐसे दिखाया जाता है कि अगर उनको जिम्मेदारी दे दी जाए घर की तो काफी वो घर बर्बाद हो जाता है। ऐसा आप क्या मानती हैं इस बारे में? तो मुझे काफी एक्सट्रीम स्टेटमेंट लगा ये, तो मैंने स्टार्ट की ऐसे ही किया आंसर कि इट विल बी अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट टू पुट डाउन सर, इट्स नॉट द केस कि चीजें ऐसे नहीं है। पुराने समय में जैसे थी वो चीजें रूरल एरियाज में अभी भी ऐसे चीजें कंसिडर की जाती हैं, लेकिन अर्बन एरियाज में चीजें सुधार कर हैं। फिर जो भी मैंने यूरोपीडिया से जितने भी वो पीडीएफ था, जितनी स्कीम्स याद की थी सारी स्कीम्स बोल दी थी मैंने कि जो गवर्नमेंट है ये वाले सारे प्रयास कर रही है, ये स्कीम आई है, ये स्कीम आई है। तो वो स्कीम सिर्फ इसीलिए है कि महिलाओं की स्थिति को सुधारा जा सके, और चीजें डेफिनेटली सुधार पर हैं। तो फिर ही वाज वेरी सेटिस्फाइड विद द आंसर। तो वो काफी 4 क्वेश्चंस मेरे इसी पर ही हुए थे कि जैसे शादी से पहले 4 भाई रहते हैं, आराम से रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, खाते हैं, पीते हैं साथ में। शादी हो जाने के बाद चीजें एकदम बदल जाती हैं घर में, तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? तो सारी चीजें ले देके वो महिलाओं के ऊपर ही फोकस थी कि जो भी चीजें सोसाइटी की जो सोच है अभी तक प्रिवेलिंग, उसके बारे में। तो फिर यही चीजें मैंने कि सर ऐसा नहीं है, सोच किसी की भी सही गलत हो सकती है, पुरुष हो या महिला। ऐसा नहीं है कि घर सिर्फ पुरुष चलाते हैं, महिला जो समझदार होगा घर उससे चल जाता है। और ये पारिवारिक समस्या है, इनको सामाजिक समस्या के तौर पर हम नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे ये काफी देर तक डिस्कशन हुआ कि मैं बोलती थी, फिर चेयरमैन सर बोलते थे, तो ऐसे अच्छा नॉर्मल इंटरेक्शन लग रहा था। वो इंटरव्यू राउंड से मैं एकदम बाहर आ गई थी कि इंटरव्यू फील तो अब मुझे नहीं आ रहा है। फिर वो उन्होंने बोला, फिर उनको हैंड ओवर किया फिजिक्स एक्सपर्ट्स जो बैठे थे। फिर उन्होंने वन लाइनर्स क्वेश्चंस मुझसे ज्यादा पूछे। जो पहले सर थे उन्होंने मुझसे 6 क्वेश्चंस पूछे, और जो दूसरे वाले सर थे वो रैपिड फायर राउंड था उनका पूरा। उन्होंने मुझसे अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस पूछे, वन लाइनर, वन वर्ड्स थे सारे। कुछ 2-3 चीजें एक्सप्लेन करनी थी, कोई लैब सेटअप आप कैसे करोगे, कोई बेसिक लैब सेटअप है डायोड को लेके। तो एक डायोड से आपको सबसे छोटा एक्सपेरिमेंट बताना है किसी को करके, वो आप कैसे बताओगे? तो आई टोल्ड हिम अबाउट द एलईडी डिस्प्ले की ऑन ऑफ स्विचिंग के बारे में मैंने उन्हें बताया। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट और रेडिएशन के बारे में, और रिलेटिविटी के बारे में, पावर रेडिएशन लॉ, और थोड़ा सा मैकेनिक्स से क्वेश्चंस पूछे थे कि प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, प्लैंक हाइपोथेसिस, व्हाई वी आर स्विचिंग फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स टू मॉडर्न फिजिक्स, व्हाई इज इट नीड इन टुडेस एरा। ऐसे मोरलेस सारे एरिया उन्होंने सब कवर किए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मतलब बीएससी, एमएससी, 11th-12th मैं बोल सकती हूँ कि उन्होंने चारों लेवल टच किए थे क्वेश्चंस की। अगर मैं रेंज की बात करूँ तो सारे क्वेश्चंस थे लगभग। और वापस सबको हैंड ओवर किया लास्ट में। क्वेश्चन मुझे वही लगा, अगर चीजें थोड़ी गड़बड़ होती हैं, अलग रहते हैं तो चीजें बिगड़ जाती हैं। ऐसा एग्जांपल तुम अपने फिजिक्स में कहाँ देखती हो? तो ये एकदम से होता, अगर मैं कुछ 2-3 सेकंड सोचती तो शायद मैं जवाब ना दे पाती, पर एकदम से मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर गया। तो मैंने उनको आंसर दिया, सर ग्राउंड स्टेट एनर्जी, कि इफ पार्टिकल्स आर ट्राइंग टू बी इन दी ग्राउंड लीस्ट एनर्जी स्टेट, it will be a stable system. If temperature rises or energy is given in any way to the system, particle tends to go in the higher excited states, and in this way system tends to get unstable. तो इस पर वो बहुत खुश हुए थे एकदम, दोनों तीनों ने, सबने आपस में एक दूसरे के देख की तरफ बोला कि वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर था ये। इसके बाद फिर उन्होंने ओके थैंक्स, अब आप जा सकते हैं। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था इसको फिर से बताना, क्योंकि मैं सुन नहीं पाया ढंग से, जो डिस्कनेक्ट हो गया। कि अगर सोसाइटी में ये बोला जाता है कि संगठन में शक्ति, जैसे बोलते हैं ना कि स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, कि एक साथ मिलके रहते हैं तो स्ट्रेंथ है, स्टेबिलिटी है।
अगर मिलजुल कर नहीं रहेंगे समाज में तो अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। ऐसा सेम एनालॉगस एग्जांपल तुम अपने फिजिक्स में कोई एनालॉजी दे सकती हो, ये था। तो मैंने ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोला था कि पार्टिकल सारे जब नीचे एक साथ रहते हैं, जैसे बोस कंडेंसेशन में, तो स्टेबल होता है, और अगर हाई एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है, हीट बढ़ती है, तो अनस्टेबिलिटी आता है। अनस्टेबल हो जाता है, सही है। हाँ, वो अच्छा था, प्रेजेंस ऑफ माइंड वर्क कर गया वंदना, दैट वाज द लास्ट बिग हिट यू हैड एंड दैट इज हाउ इट वेंट। अच्छा, अब देन इंटरव्यू एंडेड अप एंड यू वर कॉन्फिडेंट कि अच्छा चला गया सारा? यस सर, इस आंसर के बाद तो आई वाज मच कॉन्फिडेंट। तो हाउ इट एंडेड? दे सेड ओके नाउ थैंक यू कैन लीव? यस सर, कि थैंक यू सो मच, अब आप जा सकते हैं, ऐसे करके। अच्छा, can you say कि what mistakes you did in the interview or what were the strengths, good things in interviews or bad things in interview? Can you say something about that? यस सर। सर एक जो जहाँ पर मैं थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस फील कर रही थी, लैब सेटअप जो वो पूछ रहे थे कि लैब फैसिलिटीज अरेंज करने के लिए, तो वो कोई सेटअप बोल रहे थे कि गैल्वेनोमीटर का टाइप था एक, उसके लिए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। तो वो मैंने काफी टाइम हो गया था, मैंने रिवाइज भी नहीं किया था, तो वो मेरे को जितना आ रहा था मैंने उतना तो बोला, पर ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर। तो तब उन्होंने बोला था कि एकदम जिस लेवल पर आप अभी आए हो उस लेवल के हिसाब से बताओ। तो अभी क्या होता है कि हम अपने पीएचडी के माइंड से सोचते रहते हैं कि वो जो एकदम बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं एकदम करोड़ में, उनका नाम मैंने बोल दिया था। तो वो बोले थे कि वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं पूछ रहे हैं हम, इस लेवल पर आप जो ये 10th पास स्टूडेंट्स आएंगे उनको कैसे समझाओगे अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से, जो आपके पास एक्सेसिबिलिटी है। तो वहां पर मैं थोड़ा सा वो था। तो ये है कि जो लैब जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं 11th-12th वाले, वो हमें शायद ठीक से आने चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए, कि माइंड को बिल्कुल जैसे होता है कि प्रोजेक्ट के थ्रू समझाना, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू, कि 9th पास स्टूडेंट को आप कैसे कन्विंस करोगे। अभी तो हमें आ गई है चीजें, तो हम बोलते हैं कि ऐसे तो होता है ना, पर ये तो होता है ना, फ्लक्चुएट तो होता ही है ना, गैल्वेनोमीटर फ्लक्चुएट तो हो गई। पर वो बिल्कुल उनको डिटेल में समझाना कि फ्लक्चुएशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कि अमीटर को आप कैसे एक वोल्ट मीटर को अमीटर कन्वर्ट कर सकते हो, अमीटर को वोल्ट मीटर, तो बहुत बेसिक से समझाना जरूरी था। वहां पर मैं थोड़ा सा कम बोल पाई थी, और ये वाली चीज। Okay, chalo, that was wonderful, Vandana. So any message you want to give to students, Dr. Vandana? They are listening to you. सर मैसेज तो बस मैं सबको ऑल द बेस्ट, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगी। और बस ये है कि थोड़ा सा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्या होता है कि मैं भी ऐसी ही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ना शुरू करती हूँ तो मैं सोचती हूँ सब पढ़ लेते हैं, सब पढ़ लेते हैं, लेकिन जब अगर कोई एग्जाम है तो उसको एग्जाम के हिसाब से ही लेना, कि कंपटीशन क्रैक करना है सिर्फ, उस हिसाब से थोड़ा सा स्मार्टली प्लानिंग बहुत जरूरी है। पहले मैं ऐसे ही करती थी कि थ्योरी पढ़ती रहती थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए, लेकिन हमें वहां पर फाइनली एक लिमिटेड टाइम में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इन द लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन, तो उस हिसाब से तैयारी जरूरी है। चलो, वंडरफुल डॉक्टर वंदना, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अब आप एक ऐसे प्रोफेशन में एंटर कर रही हैं जो स्टूडेंट की डेस्टिनी से डील करता है। वी टीचर्स आर द नेशनल मेकर्स, दे मेक द नेशन। So I wish you all the very best for that particular journey. And again, let me thank you for the time which you spared. Thank you, Dr. Vandana. Thank you, sir.